हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड होंगे परसों होने वाले एग्जाम के लिए, जो कि है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर का। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है इस एग्जाम के लिए। आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 137। हमारी टेस्ट सीरीज का जो क्रम है वो आगे चलते रहेगा, क्योंकि अभी आर का एग्जाम होना है। उसके बाद आपका यूके ट्रिपल एससी का ग्रेजुएट लेवल का नया वाला एग्जाम होना है। तो लगातार जो टेस्ट सीरीज आती है सामान्य हिंदी की, जीएस की और उत्तराखंड जीके की, वो कंटिन्यू रहेंगी, वो आपके हर जगह काम आने वाली है। बाकी देखिए, कल का दिन रह गया है परसों के एग्जाम के लिए, तो मैं कल बोलूंगा आप लोग रेस्ट कीजिए, थोड़ा चिल आउट कीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए एग्जाम हॉल से पहले। क्योंकि देखिए, लगातार स्टडी करेंगे तो माइंड उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। और माइंड को रिलैक्स करना और कूल करना भी आवश्यक है, और इसके लिए जो रेस्ट है, उस दिन आप कल का जो दिन है, एक दिन जो पहले होता है एग्जाम से, उस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और कोई भी काम करने से बचिए। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे भाई उत्तराखंड करंट अफेयर्स हमको मिले नहीं जनवरी से अक्टूबर तक के। तो देखिए, ये एक प्लेलिस्ट है, आप देख रहे होंगे करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे। इसमें देखिए आप 5 के 5 भाग उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ भाग 1 जनवरी से अक्टूबर वाला, इसके 5 पार्ट मैंने आपको दिए हैं, जिसमें मैंने जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपको करवाए हैं इन 5 वीडियोज में। ठीक है, अभी हाल में ही दिए थे, 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको ये वीडियोस दिए थे। तो इनको आप देख लेना, उत्तराखंड करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा परसों वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो काफी लोगों का सवाल था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी यार अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, और जिनका आर का प्री एग्जाम है वो लोग मेहनत करते रहो, करंट अफेयर तैयार करो। यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी वाले जो भी हैं, वो तो लगातार टच में रहे, कंटिन्यूटी बना के रहें। और जो टेस्ट सीरीजें आती है चैनल पे, उनको आप फॉलो कीजिए। तो चलिए आज देखेंगे जीएस का टेस्ट सीरीज भाग 137। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर मिला है? तो देखिए, हाथी दांत जो होता था पैमाने के तौर पे प्रयोग किया जाता है, और हड़प्पा सभ्यता में इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। देखिए, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो आर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए टेस्ट सीरीज कब से आएगी। तो उसकी टेस्ट सीरीज कल लॉन्च हो जाएगी, कोर्स कल लॉन्च होगा, और इसमें टेस्ट मिलने आपको 2-4 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। जीएस के 10 टेस्ट रहेंगे इस बार आर वाली टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो जिनका भी आर का पेपर है भाई, 17 दिसंबर को पेपर है, तो आप लोग आर की टेस्ट सीरीज में एनरोल जरूर कीजिएगा। बट आपको मैं बता दूं कि इसमें केवल 10 जीएस के टेस्ट ही आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें 50 नंबर की जो रीजनिंग है वो नहीं होगी, केवल जीएस होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, हाथी दांत का जो पैमाना है, ये हड़प्पा की सभ्यता में कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग जगह से हमको अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं, और हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वो हमको कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमको प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था? तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी, ये आपकी स्थापित होती है 1885 में। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुई। इसको जब स्थापित किया गया था, तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो देखिए, भारत में देखिए, यहूदी का मतलब होता है ज्यूइश। ठीक है, ज्यूइश जिनको कहा जाता है। तो यहूदी वायसराय था एकमात्र लॉर्ड रीडिंग, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ये एक यहूदी वायसराय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो नेहरू की एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें वित्त मंत्री का जो पद दिया गया था, दिए गए विकल्पों में वो दिया गया था लियाकत अली खां को। ठीक है, बट यार बाद में आप सभी को पता है देश का विभाजन हो जाता है, और अंतरिम सरकार में जो बहुत से मंत्री थे वो भारत के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान चले गए, और जो यहाँ के लोग थे वो यहाँ की सरकार में मंत्री बनते हैं। ठीक है, ये 1946 की बात हो रही, तो 46 में जो था आपका लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन हिमाचल की सभी श्रेणियों को काटती है? तो देखिए, हिमाचल की जितनी भी श्रेणियां हैं, या हिमालय की जो श्रेणियां हैं, हिमाचल नहीं होना चाहिए, हिमालय होना चाहिए। तो हिमालय की सभी श्रेणियों को देखिए, हिमालय की अलग अलग श्रेणियां है ना, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है, ट्रांस हिमालय।
तो इन सभी हिमालय की श्रेणियों को काटती है, यानी कि इनके बीच से प्रभावित होने वाली एक ही नदी है भाई, और ये है सतलज नदी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी? सतलज नदी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित भौमकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है या कौन सा शैल क्रम है जहां पर लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा धारवाड़, जो हमारा शैल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़, धारवाड़ क्रम में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो देखिए, जो हमारा इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर, उसके यहाँ पे आपको मुख्य लक्षण बताने हैं। तो देखिए, अगर सामाजिक संरचना की मैं बात करूं तो ग्रामों में अधिक जनसंख्या रहती है, ये बिल्कुल होगा। विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां मिलती हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज में निर्धनता का जो आकलन है भाई, ये हमारी सामाजिक नहीं, ये आर्थिक संरचना का लक्षण हो जाएगा, ना कि सामाजिक। ठीक है, निर्धनता हो गई, गरीबी हो गई, इसके अलावा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय हो गई, या कोई भी इकोनॉमिक टर्म हो गई, ये आर्थिक संरचना का पहलू है, ना कि सामाजिक संरचना का। तो केवल चौथा इसमें नहीं होगा, बाकी एक दो तीन होंगे इसमें। ठीक है, तो एक दो तीन ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक दो और तीन इसमें बिल्कुल सही है। तो भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर बात करें सेक्स रेशियो का, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दिए गए विकल्पों में होगा भाई केरल राज्य का। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। केरल राज्य देखिए लिटरेसी में भी नंबर वन था भाई, याद रखिएगा, और लिंगानुपात में भी पहला नंबर था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल से हमेशा क्वेश्चन बनता है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिक शक्ति किसके पास होती है? तो भारत में देखिए, किसी भी नए राज्य की अगर स्थापना करनी है तो इसकी विधायिनी जो शक्ति होती है, ये केवल और केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, यानी कि संसद के पास होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद के पास। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो देखिए, कोई धन विधेयक है, धन विधेयक लोकसभा लाती है, और उस धन विधेयक को अगर राज्यसभा देखिए रोकना चाहे या उस पर अगर संस्तुति देना है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 14 डेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो 14 डेज में आपको संस्तुति देनी होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 14 दिन। आगे बढ़ेंगे। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, आपको चुनना है। तो कुछ कथन दिए गए हैं महान्यायवादी के बारे में, यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में, और इनमें से सही कथनों को ही आपने चुनना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही है भाई, भारत के राष्ट्रपति ही इनको अपॉइंटेड करते हैं। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होते हैं, बिल्कुल। उसका जो हमारे महान्यायवादी होते हैं, इनका बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, जो हमारा न्यायालय है, लॉ से इनका बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के बराबर योग्यता इनकी भी होनी चाहिए। उसे संसद में किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो केवल स्टेटमेंट एक और दो ही इसमें सत्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति कब घोषित की गई? देखिए, घोषित बोल रहा है यहाँ पे, तो सेज का मतलब होता है, देखिए, SEZ। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको कहा जाता है। और भारत में ये जो सेज नीति थी, सेज पॉलिसी थी, ये घोषित हुई थी अप्रैल 2000 में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2000 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है आपका, ये भारत में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि चेन्नई में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 2003 चेन्नई में ये स्थापित हुआ। आगे बढ़ेंगे। खजुराहो के मंदिर किस शासक ने या किन शासकों ने बनवाए थे? देखिए, खजुराहो टेम्पल काफी ज्यादा फेमस है, पूछ लेता है। ऐसे दिलवाड़ा के जैन मंदिर पूछ लेता है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कुछ ऐसे मंदिर है जहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आर्ट एंड कल्चर के एरिया से। तो खजुराहो मंदिर की मैं बात करूँ तो इनको बनाने वाले शासक थे चंदेल शासक। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चंदेल राजाओं ने इस मंदिर को बनाया था। महात्मा गांधी के निम्न आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गांधी जी भैया देखिए 1915 में भारत आए थे, 1915 में हमने कई बार पढ़ा है। और गांधी जी जब भारत आए थे, तो गांधी जी ने कानून की पढ़ाई की थी, उससे पहले साउथ अफ्रीका थे।
गांधी जी को सबसे पहला लेटर आता है बिहार के चंपारण से। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन इनके जीवन का पहला आंदोलन था, तो सी इनका पहला चंपारण आंदोलन। चंपारण के बाद जो थे गांधी जी गए थे कहाँ पे, अहमदाबाद। ठीक है, ए हो जाएगा। अहमदाबाद के बाद गांधी जी कहाँ गए, खेड़ा में गए। ठीक है, और खेड़ा के बाद गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो यानी कि CAKA। तो आपको इतना याद रखना है, CAKE न रख के ए रखना है। गांधी जी ने केक खाया था। क्या खाया था गांधी जी ने, केक। सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा, तो ए फॉर असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी ने केक खाया था, याद रखना। तो ये हो जाएगा इसका सही क्रम, तो हो जाएगा चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में पहला लोकपाल बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो पहला जो लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत हुआ था, ये था 1968 का वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1968। भारत में जनहित याचिका, अरे भारत में नहीं है, माफ कीजिएगा, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कहां से शुरू हुआ? यानी कि जो PIL की हम बात करते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहा जाता है, PIL। भारत में PIL का जो शुभारंभ किया था, ये PN भगवती के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, PN भगवती, ये नाम आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम विश्व की बात करते हैं तो वैश्विक संदर्भ में PIL यानी कि जनहित याचिका जो शुरू हुई थी, ये किस देश से शुरू हुई थी? तो USA से शुरू हुई थी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या स्थिरता आ जाती है? यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि देखिए कौन सी अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो दूसरी अवस्था में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, जननांकीय संक्रमण में। जबकि जनसंख्या में स्थिरता आती है चौथी अवस्था में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथी अवस्था में जनसंख्या में क्या आती है, स्थिरता आती है। ठीक है, रुक जाती है, मतलब जनसंख्या जो वृद्धि होता है, तीव्रता होती है, वो एक स्थिरता में तब्दील हो जाती है, और ये फोर्थ कंडीशन होती है। यूनिकॉर्न कंपनी की बहुमूल्यता कितनी होती है? देखिए आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि फला कंपनी यूनिकॉर्न बन गई और ये कंपनी बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बन गई। ये बहुमूल्यता का मतलब होता है वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन अगर जब $1 बिलियन हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर इसका, $1 बिलियन जब हो जाते हैं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है, $1 बिलियन, तो वो कंपनी कहलाती है, एक टर्म होती है यूनिकॉर्न। ठीक है, उस कंपनी को कहा जाता है यूनिकॉर्न। अगर भारत में हम बात करें 1 बिलियन, तो अभी देखिए जैसे डॉलर है, $1 का रेट अभी चल रहा है आपका 83 के आसपास। ठीक है, और 1 बिलियन होता है आपका 100 करोड़। ठीक है, अब 80 को अगर हम 83 को 100 से गुणा करते हैं तो ये समथिंग अराउंड आता है 8300। ठीक है, यानी कि अगर भारत में अभी वर्तमान संदर्भ में कोई भी कंपनी 8000 करोड़ से ऊपर की हो जाएगी, तो उस कंपनी को हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, तो ये है भाई यूनिकॉर्न टर्म का अर्थ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था का, माफ कीजिएगा, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो देखिए अगर घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था होगी, तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए मुद्रा आपूर्ति में कमी तो नहीं होगी, मजदूरी में बढ़ोतरी भी नहीं होगी क्योंकि घाटे की वित्तीय व्यवस्था चल रही है, करों में कमी भी नहीं होगी, बिल्कुल गलत है अभी। ठीक है, टैक्सेस में कमी तो हो ही नहीं सकती अगर घाटे की वित्तीय व्यवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। यानी कि देखिए अगर घाटे की वित्तीय व्यवस्था है, तो उसमें अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी की जाएगी। अब मुद्रा आपूर्ति में अगर बढ़ोतरी होगी तो इससे देश में पैदा होता है दोस्तों आपकी मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का मतलब आप समझते होंगे, इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है, इससे महंगाई चरम पे पहुंच जाती है। यानी कि आज जो चीज मुझे 10 रुपए की मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपए की। तो इस कंडीशन को बोलेंगे मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी कि वस्तु जो थी कम मूल्य में मिल रही थी पहले, बट महंगाई की वजह से अब उसका मूल्य बहुत ज्यादा हो गया है और पैसे की वैल्यूएशन कम हुई है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और घाटे की वित्तीय व्यवस्था में बहुत से देश ऐसे ही करते हैं, जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है तो आपने सुना होगा बहुत से दोस्त क्या देश क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करना छोड़ के वो ज्यादा मुद्रा की आपूर्ति कर देते हैं, यानी कि करेंसियों को ज्यादा डालने लगते हैं, नोट ज्यादा बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि वैल्यूएशन कम हो जाती है। एग्जाम्पल आप देखने आपने पढ़ा होगा, जैसे अर्जेंटीना में हुआ था और जिम्बाब्वे में हुआ था, बहुत बड़े बड़े नोट सरकार को लाने पड़े थे। ठीक है, तो क्राइसिस हो गया था ना बहुत ज्यादा। तो ये चीजें होती है, नोट ज्यादा छाप के गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज GS का टेस्ट भाग 137। आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे सभी क्वेश्चन।
बाकी यार जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। और जहां भी घूमने जाते हैं और अपने घर के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बाकी देखिए, लगातार जो क्लासेज हैं वो आपको मिलते रहेंगी। अभी आर और अन्य एग्जाम आपके आते रहेंगे। और ईओटीआई एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। कल इस पे मैं हो सकता है आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा एग्जाम हॉल में। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी कुछ लोगों का सवाल था कि आर की टेस्ट सीरीज, तो आर की टेस्ट सीरीज भी आपकी कल लॉन्च हो जाएगी। हालांकि कल कोर्स लॉन्च होगा, उसमें टेस्ट मिलने आपको 2-4 दिन बाद शुरू होंगे। 10 जीएस के टेस्ट इसमें रहेंगे, मैं बार बार बता चुका हूँ। और 10 जीएस के टेस्ट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट होंगे आपके। और बहुत अच्छे तरीके से उसको आपको यहाँ पे पहुंचाया जाएगा और आप लोगों को इसका निश्चित लाभ भी मिलेगा एग्जाम में। अभी जिन लोगों ने ईओटीआई का टेस्ट सीरीज लिया था हमसे, वो लोग अभी एग्जाम हॉल में जाएंगे, अभी जो एग्जाम होने वाला है उनका परसों का। तो उससे आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज की क्या अहमियत होती है एग्जाम से पहले लगाने में। ठीक है, तो एग्जाम से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीजों को आपने जरूर लगाना चाहिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई भी आपका फीडबैक है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।